पहाड़ों में यात्रा करना जितना रोमांचक होता है उतने ही यादगार होते हैं इससे जुड़े हुए खट्टे मीठे अनुभव। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं चार दोस्तों की एक ऐसे ही रोमांचक यात्रा की कहानी जिसे अपने शब्दों में पिरोया है महान कथाकार रस्किन बॉन्ड ने। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। इस कहानी का शीर्षक है नदी की ओर। जब हम जागे तो बारिश हो रही थी। पहाड़ों पर घना कुहासा छाया हुआ था। हमने बाहर निकलने का वक्त आगे बढ़ा दिया और छत से गिरे एक कद्दू से बरामदे में फुटबॉल खेलने लगे। दोपहर में बारिश रुक गई और बादलों से सूरज छापने लगा। कोहरा छपने के बाद हमें बर्फीली पर्वतमाला, नंदा कोट की ऊंची चोटियों और आकाश में भीतर जाता त्रिशूल दिखाई देने लगा। कमल ने कहा, यहाँ की बात ही अलग है। मुझे लगता है कि मैं अलग ही व्यक्ति हूँ। मैंने कहा, ऊंचाई पर ऐसा ही होता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सिर हल्का होता जाता है। कमल ने कहा, अनिल का सर तो पहले से ही हल्का है। मुझे लगता है कि यह ऊंचाई उसके लिए कुछ भी नहीं है। अनिल ने कहा, अगर तुम लोगों को हंसी ठिठोली ही करना है तो मैं विष्णु के साथ चला जाऊंगा और तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना पड़ेगा। विष्णु ने हम में से हर एक पर खीसे निपोरे, यह दिखाने के लिए कि वह किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। हम उबले अंडों का नाश्ता कर अगले बंगले की ओर सफर पर चल दिए। बारिश से जमीन फिसलन भरी हो गई थी और जल्दी ही हम टखनों तक कीचड़ में थे। हमारा अगला बंगला एक संकरी घाटी में तेज बहती पिंडारी नदी के किनारे पर था। यह नदी पहाड़ों से होती हुई मुड़ जाती थी। हमें पक्का पता नहीं था कि कितनी दूर जाना है, लेकिन कोई भी जल्दी में नहीं दिखाई देता था। अचानक मैंने दूसरों से पहले निकलकर पहुंचने का फैसला किया। मैं नदी पर उनका इंतजार करना चाहता था। रास्ता एकदम नीचे हो गया, फिर ऊंचा उठ गया और एक बड़े पहाड़ से गोल घूम गया। मुझे रास्ते में एक लकड़हारा मिला। मैंने उससे पूछा कि नदी कितनी दूर है। वह एक ठिगना और हट्टा कट्टा आदमी था। उसके हाथों पर गठाने थी और चेहरा सिजा हुआ था। उसने कहा, 7 मील। क्या तुम अकेले हो? नहीं, और साथी भी आ रहे हैं, लेकिन मैं उनका इंतजार नहीं कर सकता। अगर वे तुम्हें मिले तो कह देना कि मैं नदी पर उनका इंतजार करूंगा। रास्ता अब एकदम सीधा नीचे उतर गया। मुझे थोड़ा सा मुड़ना पड़ा। यह गोल चक्करदार रास्ता था। पहाड़ियां घने परनांगों से ढकी हुई थी। पेड़ों पर अदृश्य पक्षी जोर से गा रहे थे। मैं जल्दी ही घाटी के अंदर चला गया और रास्ता एकदम सीधा हो गया। दूसरी तरफ से एक लड़की आ रही थी। उसके पास एक लंबा घुमावदार छुरा था जिससे वो घास और चारा काटती थी। वह नाक और कान में बाली पहने थी और उसके हाथ भारी चूड़ियों से ढके थे। जब वह हाथ हिलाती थी तो चूड़ियों से संगीत बजता था। ऐसा लगता था कि उसके हाथ खुद उसकी भाषा बोल रहे हों। संभवतः वह लड़की कभी नदी के पास नहीं गई थी या किसी और नदी की बात कर रही थी, क्योंकि उसने बिना झिझक जवाब दिया, 20 मील। मैं हंसा और रास्ते पर नीचे उतर गया। अचानक एक तोता चिचियाता हुआ मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया। उसका रंग हरा और नीला था। वह उसी रास्ते पर उड़ा और मैं उसके नीचे उड़ान के पीछे चलता रहा। इसके बाद रास्ता ऊपर उठ गया और वह पक्षी पेड़ों में गुम हो गया। पहाड़ी से पानी की एक धार नीचे बह रही थी। मैं पानी पीने के लिए रुक गया। पानी ठंडा और खारा तथा बहुत ताजगी देने वाला था। मैं करीब 1 घंटा अकेला पैदल चल चुका था। मैंने अपने सामने एक लड़के को देखा जो रास्ते के किनारे कुछ बकरियों को ले जा रहा था। उस तक पहुंचकर मैंने पूछा, नदी कितनी दूर है? लड़के ने कहा, अरे बहुत दूर नहीं, बस अगली पहाड़ी के पास। मैं भूखा था
मैंने अपनी जेब से सूखी ब्रेड निकाली और इसके 2 टुकड़े कर एक टुकड़ा लड़के को दे दिया। हम घास से ढकी पहाड़ी पर बैठकर चुपचाप ब्रेड खाने लगे। फिर हम बतियाते हुए साथ साथ चल पड़े। मुझे अपने पैरों की थकान और कितना चल चुका इसका ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन कुछ देर बाद लड़का एक दूसरे रास्ते पर चला गया और मैं फिर अकेला रह गया। मुझे उस ग्रामीण लड़के का जाना अखर रहा था। मैंने रास्ते के इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अनिल, कमल या विष्णु का कोई अता पता नहीं था। नदी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल बैठने लगा, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता था। दूसरों से पहले नदी पर पहुंचने का मेरा इरादा पक्का था। मैं कीचड़ भरे रास्ते पर चलता गया। सीढ़ीदार खेतों और पत्थर के छोटे घरों को पीछे छोड़ते हुए मैं वहां पहुंचा जहां थे सिर्फ जंगल, सूरज और खामोशी। वहां की खामोशी गंभीर और कुछ डरा देने वाली थी। यह कमरे या सूनी गली की खामोशी से अलग थी। वहां कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ मेरे पैरों के नीचे की घास मुड़ रही थी और देवदार के पेड़ों पर एक बाज ऊंचा उड़ रहा था। इसके बाद मैं जैसे ही एक तीखा मोड़ मुड़ा, वैसे ही खामोशी टूट गई। घाटी के नीचे नदी मैदान में जाने की अधीरता में उछलती चली जा रही थी। मैं दौड़ने लगा, फिसला और लड़खड़ाया, लेकिन दौड़ता रहा। पानी नीला और सफेद तथा बहुत अद्भुत था। जब अनिल, कमल और विष्णु आए, तब हम सब ने इस छोटी नदी में नहाने का बहादुरी भरा फैसला किया। उतरती दोपहर का सूरज अब भी गर्म था, लेकिन यह साफ और आकर्षक पानी बर्फ की तरह ठंडा साबित हुआ। सिर्फ 20 किलोमीटर दूर धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा से यह नदी एक हिमनद से छोटी सी धारा के रूप में निकली है। यह तेजी से पहाड़ी ढलाने उतरती हुई सूरज को अपने पानी में उतरने का मौका नहीं देती। लेकिन नहाने का हमारा इरादा पक्का था। हम 2 दिन की थका देने वाली यात्रा में चढ़ी धूल और पसीने को धो डालना चाहते थे। हम उथले पानी में भयभीत शिशुओं की तरह एक दूसरे पर पानी उछालते और हर डुबकी के बाद हाँफते रहे। विष्णु पहाड़ी झरनों से हम लोगों की तुलना में ज्यादा अभ्यस्त था। वह ऊँट बिलाव पकड़ने के प्रयास में उस पार चला गया, लेकिन पर्याप्त तेजी से नहीं जा पाया। इसके बाद हम नचीली घास पर आ गए। हम गरने के लिए आपस में कुश्ती लड़ने लगे। हमारा बंगला नदी पर एक कगार पर बना था और वहां पहाड़ी से तेजी से नीचे आते पानी की आवाज हमेशा सुनाई देती थी। जिन पक्षियों की आवाजों के हम अभ्यस्त हो गए थे, वे पानी की आवाज में खो गई। लेकिन पक्षी दिखाई देते थे, रंग बिरंगे, गहरे हरे, जंगली पत्तों की पृष्ठभूमि में अलग, बहुत ही सुंदर। लाल मुकुट वाला काग, पैराडाइज फ्लाईकैचर, पर्पल व्हिस्टलिंग थ्रस और अनेक अन्य पक्षी जिन्हें हम नहीं पहचानते थे। ऊपर पहाड़ पर कुछ सीढ़ीदार जमीन पर, जहां जई और जौ उगी थी, झोपड़ियों का एक छोटा समूह था। चौकीदार ने हमें बताया कि यह हिमनद के मार्ग पर आखिरी गांव है। वास्तव में यह भारत का आखिरी गांव था, क्योंकि हिमनद के कठिन दर्रों को पार कर तिब्बत आ जाता है। हमने चौकीदार से कहा कि हम हिमनद तक पहुंचकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। तभी अनिल हिममानों का उल्लेख करने की गलती कर बैठा, जिसके बारे में हम अखबारों में पढ़ते आ रहे थे। नेपाल के लोग हिममानव की मौजूदगी में विश्वास करते हैं और हमारा चौकीदार नेपाली था। उसने हमसे कहा, हाँ, मैंने यति को देखा है। वह एक बहुत जबरा और चपटे पैरों वाला जीव है। ठंड के दिनों में जब भारी बर्फबारी होती है, वह रात में बंगले के पास से गुजरता है। मैंने दूसरे दिन उसके पाँव के निशान देखे हैं। मैंने चिंतित होकर पूछा, क्या वह गर्मियों में इस रास्ते आता है?
हम विष्णु द्वारा लगाए गए एक अलाव के सामने बैठकर मावे के साथ चाय पी रहे थे। हम चौकीदार द्वारा अपनी टीन की पेटी से निकाली गई काली चिपचिपी मिठाई खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उस कौवे ने कहा, येती गर्मियों में यहाँ नहीं आता, लेकिन मैंने कभी कभी लिदिनी को देखा है। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। कमल ने पूछा, लिदिनी क्या होती है? चौकीदार ने रहस्यमयी आवाज में कहा, तुमने बेशक हिम मानव के बारे में सुना है, लेकिन लिदिनी दोनों से ज्यादा खतरनाक है। अनिल ने पूछा, वह कैसे दिखती है? हम सब ने जवाब सुनने के लिए अपने कान खड़े कर दिए। उसकी ऊंचाई येती के ही बराबर है, सीधा खड़े होने पर 7 फीट। उसके बाल काफी लंबे हैं और उसके दांत और नाखून बहुत बड़े। उसके पांव भीतर की ओर मुड़े हैं, लेकिन वह बहुत तेज भाग सकती है, खासकर पहाड़ी ढलान पर। अगर तुम्हें कोई लिदिनी दिख जाए और वह तुम्हारा पीछा करे, तो हमेशा पहाड़ पर ऊंचाई की तरफ भागना। वह अपने पैरों के कारण जल्दी थक जाती है, लेकिन पहाड़ी से नीचे उतरते हुए उसे जरा भी परेशानी नहीं होती। उससे बचने के लिए तुम्हें बहुत तेज भागना होगा। अनिल ने घबराहट भरी हंसी के साथ कहा, हम बहुत अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक परी कथा है। मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैंने लंदन में पीटर पैन के प्रदर्शन को याद करते हुए कहा, लेकिन तुम्हें परियों की कहानियों पर विश्वास करना चाहिए। उसमें परियों पर विश्वास करने वाले दर्शकों से टिंकर बेल का जीवन बचाने के लिए ताली बजाने को कहा गया था। मैंने कहा, यह सही नहीं भी हो तो भी यह बात तय है कि टिंकर बेल और हिम मानव में जमीन आसमान का अंतर था। अनिल ने कहा, मैं नहीं मानता कि कोई हिम मानव या हिम महिला है। चौकीदार को बहुत बुरा लगा। उसने हमें सतपा और सतपानी के विषय में कुछ भी बताने को मना कर दिया, लेकिन विष्णु को उनके बारे में पता था। बाद में जब हम बिस्तर में थे, तब उसने कहा कि हिम मानव का सबसे बड़ा शौक है सोने का। कोई उन्हें जगाए तो वे बहुत चिढ़कर खूंखार हो जाते हैं। फिर वे आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मौका नहीं देते। और सतपा और सतपानी कभी कभी छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं और अपनी गुफा में ले जाकर उनका बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें फल, शहद, चावल और कीचुए खाने को देते हैं। उसने कहा, जब सतपा नहीं देख रहा हो तो आप कीचुए अपने पीछे फेंक सकते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कहानियों का रोमांचक सफर यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो।